बुरा न मानो होली है। जब से हम पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं और यही समझते आ रहे हैं कि होली ऐसे ही होती है। लोग किसी को भी रंग लगाते हैं और जिसको रंग लगाते हैं वो बुरा नहीं मानते। लेकिन इस बार होली पर सियासी रंग चढ़ा हुआ है और जब रंग सियासी हो तो जाहिर तौर पे ये बुरा न मानो होली है वाली कहावत या फिर जो हम लोग समझते हैं उसमें बदलाव आ सकता है। और ये जो सियासी रंग चढ़ा हुआ है इस माहौल में गर्मी आई कब से, जब संभल के सीईओ ने एक विवादित बयान दे दिया। लेकिन ये बयान सीईओ तक ही नहीं रहा, ये इस बयान को बीजेपी ने और हवा दे दी। और हवा दी ऐसे समय में जब कुछ ही महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये हवा बिहार तक पहुंच गई। आखिर होली को लेकर के इतनी नफरत की बोली क्यों है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। बाकी मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। होली पर बड़ा दिल दिखाएं। होली का खुमार चढ़ते ही सियासतदानों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार रमजान में जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक ही दिन है, तो बयानबीरों ने इस पर अपना कार्ड चलना शुरू कर दिया। यूपी के संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के नेता भी सियासी रंगों का कुछ ऐसा ही बयार बहा रहे हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। अगर बड़ा करेजा हो मुसलमान बंधुओं का तो बाहर निकले, रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने। अब बुरा दंगा फसाद हो जाता है, इसलिए वो घर में ही रह करके अपना जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है वो करें और उस दिन परहेज करें। अगर बीजेपी से बड़ा दिल दिखाने और होली पर रंग लगने पर बुरा नहीं मानने की बात कर रही है, तो विपक्ष के नेताओं ने इस बयान को खतरनाक बता दिया है। इंडियन मुस्लिम लीग ने संभल में दंगे का डर पैदा कर दिया, तो बिहार में विपक्ष के नेता ने मुस्लिमों को बिहार से निकाल कर दिखाने की चुनौती दी। साथ ही नीतीश सरकार पर भी निशाना साध लिया। संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीईओ संभल होगा और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे, फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है। और अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है और बिहार से देश भर के मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार हिम्मत दिखाओ। सवाल है कि इस बार होली पर इतना हंगामा क्यों है। जिनके कंधों पर सबके मान सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपने बयानों से क्यों सियासी घमासान को हवा दे रहे हैं। संभल से शुरू हुई होली पर गर्मी की आग बिहार तक क्यों फैलती आ रही है। आखिर दिलों को जोड़ने वाली होली में क्यों घुल रही है नफरत की इतनी खतरनाक बोली। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और अवधेश कुमार जी, और विश्व हिंदी परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं, और साथ में मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हैं जो कि मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस बयान पे मैं जाऊं कि ये बयान कितना सही है कितना गलत है, मेरा एक सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे होगा कि ये कहना मुस्लिम को कि आपको अगर रंग से परहेज हो तो आप उस समय ना निकलें, थोड़े से देर बाद निकले, इस पे मैं इसके पक्ष विपक्ष में 50 दलीलें दी जा सकती है, लेकिन इस तरह के संवेदनशील बयान का एक सीईओ स्तर के अधिकारी के द्वारा दिया जाना कितना सही आप मानते हैं? क्या ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं हो रही है? देखिए लक्ष्मण जी, किसी भी बयान की पृष्ठभूमि हमेशा देखी जाती है कि किस व्यक्ति ने कब, कहां, क्यों, कैसे कहा है। सीईओ अनुज चौधरी उस समय वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की समीक्षा कर रहे थे, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, और बैठक करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही है।
संभल के इतिहास को अगर देखेंगे तो वर्ष 1978 जब 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वहां बड़े मात्रा में दंगे हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, एक बड़ा दंगा हुआ था संभल में। इसी संभल में जहां वो सीओ इस समय बात कर रहे हैं अनुज चौधरी, उस संभल में तब ये घटनाक्रम भी होली के समय ही हुआ था और होलिका दहन से ही ये पूरा विवाद प्रारंभ हुआ था कि होलिका दहन में दुकान फूंक दी गई है, जहां पर होलिका दहन का रखना था वहां एक मुस्लिम युवक के द्वारा खोखा रख दिया गया था। यहीं से शुरुआत हुई थी और इसीलिए जब जब ऐसे त्योहार आते हैं, चाहे वो होली आती हो, चाहे वो दिवाली आती हो, चाहे वो नवरात्रि के कार्यक्रम आते हो, चाहे वो गणेश प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम आते हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा के कार्यक्रम आते हो, तब उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर और तो पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस को दंगा नियंत्रण की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्सेस को, तमाम सारे फोर्सेस को वहां पर मार्च करना पड़ता है। बार बार यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न टूटने पाए। और इसी पृष्ठभूमि में अनुज चौधरी का दिया गया बयान एक प्रशासनिक बयान है, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए तहत दिया गया बयान है। मुझे लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो इस बयान में कोई बुराई नहीं है। इस बयान में सबको साथ लेकर चलने की ही बात कही जा रही है कि जो भी रंग खेलना चाहता है वो बाहर निकल करके आकर के रंग खेल सकता है, लेकिन जिनको रंगों से आपत्ति है, जिनको लगता है कि रंग अगर लग जाएगा तो उनका मजहब खतरे में आ जाएगा, ऐसे लोग घर पर बैठ करके ही नमाज पढ़ें, क्योंकि उस दिन जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ रहा है। और इसलिए चूंकि वर्ष भर में 52 जुम्मे आते हैं, जुम्मा हर सप्ताह में एक बार आ जाता है, लेकिन होली पूरे वर्ष में एक बार आती है। इस बात को अगर अनुज चौधरी ने कहा है तो इसमें फैक्चुअल गलत कहां है, कहां इसमें फैक्ट्स गलती है, कहां इसमें किसी को भड़काने की बात है, कहां किसी की भावनाओं को दुखी करने की बात है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का यह जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों को नियंत्रित रखा जाए, कैसे लोगों को समझाइश दी जाए, कैसे लोगों को इस तरह से आश्वस्त किया जाए कि किसी स्थिति में भी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो लोग भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है इस दृष्टि से देखेंगे तो इस बयान में कोई खामी नहीं है। आपके पास में आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपके पास आऊं राकेश त्रिपाठी जी। इस जाहिर तौर पे ये बयान सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन ऐसे बयान जब सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जारी किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, तो उसमें दो बातों का खास ख्याल रखा जाता है कि बयान में जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं उन शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। दूसरी बात कि एक ऐसे शख्स की तरफ से बयान दिया जाए जिसका एक व्यापक परिदृश्य हो, जिसके ऊपर किसी भी तरह का उंगली ना उठता हो भेदभाव करने का। तो सीओ के स्तर का जिस तरीके के जिस लहजे में बयान दिया गया वो एक विवाद खड़ा करता है। और ये सीओ की बजाय अगर डीएम कहते, मुख्यमंत्री कहते और तब कहते जब मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ सलाह मशविरा करके कहते तो शायद ज्यादा सौहार्दपूर्ण बयान माना जाता। क्यों नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। देखिए, इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिस देश में इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, इस देश में कोई ऐसी संस्था बची है क्या? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो सीओ कहे, डीएम कहे, चीफ सेक्रेटरी कहे या चीफ जस्टिस कहे, जिनको सवाल खड़े करने हैं, जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे। इसमें आपत्ति बतावे ना कि इस बयान में आपत्ति क्या है, क्या गलत है, क्या 52 जुम्मे नहीं है, क्या होली एक नहीं है, क्या जिनको रंगों से तकलीफ है वो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात की अपील कर रहा है। इसमें बुराई क्या है? जिनको रंगों से तकलीफ नहीं है वो आकर के रंगों के साथ खेलें। और ये तो बहुत महान विरासत रही है, परंपरा रही है, सब मिलकर के होली खेलते रहे। अवध के नवाब तो बाकायदा होली खेलते रहे, मुहर्रम के जुलूस के छोड़ करके अवध के नवाब ने होली खेली है। तो महान विरासत को बढ़ाइए, परंपरा को बढ़ाइए। चूंकि संभल का इतिहास दागदार रहा है, चूंकि संभल संवेदनशील क्षेत्र रहा है, चूंकि संभल की पृष्ठभूमि इस तरह की रही है, इसलिए सीओ अनुज चौधरी का बयान प्रशासनिक तौर पर एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक प्रिवेंटिव बयान है। मुझे लगता है उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। फराज किदवई साहब, ये बयान एक प्रिवेंटिव मेजर है, प्रशासनिक तौर पर एहतियातन एक कदम उठाने वाले बयान दिए गए हैं, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मानना है भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का। आप सहमत हो उनके इस बयान से? लक्ष्मण जी, दो काम करिए। देखिए, मैं राकेश जी के बयान पर आऊंगा। सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पुलिस इन इंडिया को एक साइड में बंद करवा दीजिए, एक बैंक के किसी लॉकर में रखवा दीजिए, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 को किसी तालाब में डाल दीजिए। उसके बाद में सीओ साहब को जो बयान देना हो दें। देखिए क्या है कि जैसे राकेश त्रिपाठी जी ने अभी बोला कि साल में 52 जुमे आते हैं, बिल्कुल सही बात है, फैक्चुअली बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं। लेकिन ये बयान अगर राकेश त्रिपाठी जी देंगे तो वो एक हिसाब से जस्टिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल आदमी,
और भारतीय जनता पार्टी की मैनुअल में या कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं लिखा होगा कि जितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म आप करिएगा उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो राकेश त्रिपाठी जी अगर ये बात करें तो जस्टिफाइड है, लेकिन एक पुलिस वाला चाहे वो कांस्टेबल हो या एसएसपी हो वो जस्टिफाइबल नहीं है। राकेश जी आप संभल के डीएम साहब का भी बयान सुन लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखिए ऐसा नहीं है लक्ष्मण जी कि पहली बार किसी फ्राइडे को होली पड़ रही, पहले पता नहीं कितनी बार फ्राइडेज को होली पड़ी है और सब कुछ सुकून से हो गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब प्रोएक्टिवली वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जो 1:45 बजे की नमाज है उसको 2 बजे मुसलमान भाई कर दें, और ये पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को तो एक कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में कहीं ना 5 कहीं बार रोटियां तो फ्राइडे सेकनी को है। होली पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है, और नमाजें आगे बढ़ी हैं, नमाजें भी आगे बढ़ी हैं। अब देखिए दो चीजें हैं। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि जब शेखर कुमार यादव जैसे लोग या ये सीओ साहब जैसे लोग, इन लोगों को जब लगता है कि अब मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए तो वो वही भाषा बोलते हैं जो सरकार की भाषा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ने भी कुछ 1-1.5 साल पहले भी यही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि होली तो साल में एक बार आती है, जुमे तो 52 आते हैं, उसको आगे बढ़ा लेना चाहिए, पीछे बढ़ा लेना चाहिए। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज अपने आप बढ़ा लेता है। खैर अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको शेखर कुमार यादव का जिक्र किया, शेखर कुमार यादव जी के बयान के साथ मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, वो खड़े नजर आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था लक्ष्मण जी कि 7 मई 1997 को रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ को ऑलरेडी स्टैब्लिश किया जा चुका है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम राकेश त्रिपाठी जैसे हमारे भाई हैं ये, इनके जैसे लोगों को होगी, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारियों को आने वाली तारीख में भारतीय जनता पार्टी एमएलए और एमपी का टिकट देगी तो फिर राकेश जी आपको थोड़ी ना मिलेगा। भाई टिकट तो एक 403 होंगे उत्तर प्रदेश में। अब जब सारे सरकारी कर्मचारी, कोई मान लीजिए शेखर कुमार यादव जी ऐसा बयान देंगे, उसके सामने साथ में मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाएंगे, या अनुज चौधरी जी बयान देंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और मैं आपको सबसे एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, आप ही बोल दीजिए, आप ही जी, बोल दीजिए, जी। इनकी आवाज क्लियर, आप ही बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा, मैंने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। तो जब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट्स देंगे तो जाहिर से बात है सीओ जो है उसकी हिम्मत बढ़ेगी। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं उसने सही कहा, बिल्कुल गलत कहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विक्रम सिंह जी जो एक्स डीजीपी थे, उनके कुछ बयान मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो इस प्रदेश का पूर्व डीजीपी है जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, वो सही बात बोलेगा। उनके 3 स्टेटमेंट सुन लीजिए। पहला बोलते हैं कि ये उपदेश आप नहीं दे सकते, आप पत्रकार वार्ता भी नहीं कर सकते हैं, शांति समिति की बैठक में भाषण देना अलग है, लेकिन 5 माइक लगा करके अगर आप बयान दे रहे हैं तो ये एक मिसडेमिनर है। मिसडेमिनर का मतलब होता है दुष्कर्म है। ये कौन बोल रहा है? विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि आपके पास जब वो डीजीपी थे, जब विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, तो उस टाइम का वो हवाला दे रहे हैं, तो अगर उनको कोई बयान देना होता था तो प्रेस नोट और उसके शब्द बन के पीआर डिपार्टमेंट आते थे और उसके आधार पर प्रस्तुत किया जाता था, ना कि मनमाने तरीके से उपदेश की भाषा बोलने लगे। तो ये जब इस प्रदेश के पूर्व डीजीपी बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसे, आप नेता नहीं हैं अनुज चौधरी जी, आप एक सीओ हैं, आप शांति कमेटी की बैठक बुलाइए, उस बैठक में आप डिस्कशन करिए, जो धर्मगुरु हैं, जो समाज के और लोग हैं, और जो ऐसा होता हमेशा से ऐसा होता रहा है। लेकिन अब क्या है कि एक प्रथा चल गई है कि आप इस तरह के बयान दीजिए, एमपी का टिकट लीजिए, आप इस तरह के बयान दीजिए, एमएलए का टिकट लीजिए। तब तो राकेश त्रिपाठी जी को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब एमपी का टिकट, एमएलए का टिकट समझ ही नहीं पा रहे हैं, जमीन से कराएं, उनके लिए दिक्कत होगी। राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। हाँ, दो तीन बातें फराज साहब ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी को बयान देने की अथॉरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि अनुज चौधरी हो या सब इंस्पेक्टर हो, राकेश जी मैंने नहीं कहा, डीजीपी को आज पूर्व डीजीपी आपकी आंखों के तारे आज विक्रम सिंह जी बने हैं ना,
इन्हीं विक्रम सिंह जी पर हूजी के आतंकवादियों को लू लग के मौत हो गई थी ना, मुकदमा लिखा दिया था आपकी अखिलेश यादव की सरकार ने कि ये डीजीपी की लापरवाही की वजह से इन्होंने जानबूझ करके आतंकवादियों को मरवा दिया है। उनकी हत्या का मुकदमा इन्हीं डीजीपी विक्रम सिंह पर लिखा गया था और बहुत बार उन्होंने मेरे साथ डिबेट पे इस बात को पीड़ा के साथ में कहा है, लेकिन वो बातें आपको अच्छी नहीं लगती। उनकी जो बातें अच्छी लगी है उसके आधार पर आप उनको हीरो मान रहे हैं। आज बहुत अच्छे अधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर आप कई बार और ध्यान नहीं देते हैं। मैं दो बातें कहूंगा। देखिए, आज जिस तरह से मीडिया का एक्टिविज्म बढ़ा है, जितनी बड़ी संख्या में मीडिया की आज भूमिका बढ़ी है, इसलिए सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी, एसएचओ जो होते हैं, आईओ जो होते हैं, कई बार उनको भी मीडिया ब्रीफ करना पड़ता है। और मीडिया के लिए ब्रीफिंग करना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाती है तो तमाम प्रकार की अफवाहें ट्रेवल करने लगती हैं, तमाम प्रकार के झूठ समाजवादी पार्टी जैसे लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं। इसलिए अगर पुलिस अधिकारी ने कोई बात कही है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कही है, जवाबदेही के साथ कही है, और किसी प्रकार के अगर रूल मैनुअल्स का उल्लंघन हुआ है तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर उसको देखेगी। लेकिन आप इससे परेशान ना होइए, क्योंकि यह बात आपको चुभे इसलिए गई है, आपके मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे को इसने ठेस पहुंचा दी है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, किसी भी तरह से दंगा नियंत्रित नहीं होना चाहिए, दंगे की आग में तो यूपी जलना चाहिए, देश भर में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए। और यह बात केवल होली की नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न मना रहे लोगों पर पथराव करने की घटना तो कल मध्य प्रदेश में हुई है ना। यह जो प्रवृत्ति है, क्या इस प्रवृत्ति के लिए प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए? क्या इस बात के लिए लोगों को पहले से नहीं कहा जाना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना कारित करेगा तो उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी? आपको योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जी की कठोरता के कारण आज उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बनने से बचा है, वरना आपके सरकार के समय में हर सप्ताह में दंगे होते थे और यूपी का कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आती रही हो। ठीक है, यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी आपकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक सवाल लेकर के मैं शरद प्रधान जी आपके पास आऊँगा कि इस तरह ये परंपरा शुरू करना कि ठीक है आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, इस धर्म को पहले अपना धर्म मना लेने दीजिए या फिर त्यौहार मना लेने दीजिए, आपको लगता है कि एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ। देखिए, नहीं, इस तरीका का पहले भी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी, बताइए। तो मैं देखिए लक्ष्मण राय जी, ये जो है बड़ी सिंपल सी बात है। यूपी में इस तरीके के बहुत से ओकेजन हुए हैं और मैंने बहुत दफे कवर भी करे हैं। जब भी इस तरीके के टेंशन होते हैं, इसीलिए जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर में इस तरह की ये पीस कमिटीज जिसका जिक्र विक्रम सिंह साहब ने करा, और लखनऊ में भी अभी इसी को लेकर के हुआ। एक तरफ मौलाना खालिद रशीद, दूसरी तरफ अमरनाथ मिश्रा जो कि सिविल डिफेंस के वार्डन है, उन्होंने लेकर के आपस में दोनों ने तय कर लिया कि होली के जुलूस 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएंगे और नमाज देर से होगी, बजाय 1 बजे के 2 बजे के बाद की जाएगी। जब ये सोल्यूशन निकल सकता है तो संभल में बजाय इस आदमी को ये कहने के, ये सीओ को ये कहना चाहिए कि भाई ये बात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे। यही फर्क होता है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें पुलिस ऑफिसर से नहीं पूछा जाता है, ना उसको बोलने का अधिकार है, जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने कहा, और एक सीओ लेवल का तो कतई नहीं। ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि इनका कुछ आगे फायदा हो जाए। आजकल ये आदत हो गई है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि बहुत से लोगों को अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट दिखा करके अपने आप को ब्राउनी पॉइंट्स लेने की आदत बन गई है। तो ये पुलिस अधिकारी उन्हीं में से एक दिखते हैं। और मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी खराबी क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने उसको जस्टिफाई किया है। खाली ये कह दिया कि वो पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी है, बड़ी तारीफ की बात है, देश के लिए वो मेडल जीत के आए। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे। सर्विस रूल्स में बिल्कुल मना है इस तरीके की कोई बात करने को सरकारी अधिकारी को, जिससे कि किसी प्रकार की धार्मिक एक वो बिटरनेस पैदा हो, या उसमें कोई ये झलके कि आप एक की तरफदारी ले रहे हैं, एक के साथ खड़े हैं, एक के खिलाफ है आप। और ये माहौल इतना ज्यादा हो चुका है, नफरत का माहौल, और नफरत की राजनीति की वजह से ये चीज को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए ये कतई नहीं अलाउड होना चाहिए। ये तरीका है जब भी होता है ये ठीक है, ये ठीक बात है कि ये चीज आज की डेट में बहुत कम हो चुकी है। कभी कभी हुआ करता था, आज तमाम हिंदू मुसलमान मिलके होली खेलते हैं। आज भी लखनऊ शहर में तो बहुत कॉमन चीज है कि तमाम मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को ऐसा एतराज नहीं होता। अब ये उसको लेकर के इतना ज्यादा तूल दिया गया है जिससे कि इसको राजनीतिक तरीके से भुनाया जा सके।
जिस तरीके से बातें की जा रही हैं बनाया जा सके। बीजेपी के लोगों अवधेश द्वारा कुमार जी, और ऑफिशियल, बिल्कुल शरद प्रधान जी, मैं बाकी वक्ताओं का भी कमेंट लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। अवधेश कुमार जी, इसको सिर्फ इस वजह से इस वजह से तूल दिया जा रहा है ताकि राजनीतिक तौर पर इसको भुनाया जा सके, और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान देख करके पहलवान के नाम पर उनके बयान का समर्थन करना, एंडोर्स करना, ये सही नहीं है। शरद प्रधान जी ने साफ तौर से कहा। देखिए, यही अगर मुहर्रम का पर्व होता और कोई हिंदू का पर्व आता, कहा जाता कि हिंदू उस दिन बाहर न निकले, तो ना हम डिबेट कर रहे होते। ये भारत का वातावरण ऐसा बना दिया गया। बिल्कुल कर रहे होते, बिल्कुल कर रहे होते डिबेट। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे होते सर। ऐसा बिल्कुल, ये आप लोग झूठ फैलाते हैं। बिल्कुल 100% कर रहे हैं। आप लोगों को आदत है झूठ के आधार पे आप पूरी राजनीति करते हैं, झूठ। बिल्कुल अरे हजारों दफे करते हैं। बिल्कुल, हम तो आलोचना कर रहे हैं, हम तो उन लोगों की आलोचना करते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे होते, बिल्कुल नहीं कर रहे होते। ये आपकी धारणा है, ये आपका झूठ का बिल्कुल नहीं, मेरी धारणा नहीं है। यही भारत की स्थिति बनाई गई है। ये भारत की स्थिति बनाई गई है, और उसको देखिए, पहले तो इसके 3 पहलू हैं। अब शरद जी को अचानक गुस्सा आ गया। मैं तो 10 उदाहरण दे दूं। मैं हकीकत बता रहा हूं, झूठ हकीकत नहीं है ये अच्छा, इनका उदाहरण सुन लीजिए शरद प्रधान जी, इनका उदाहरण सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा आप। ये हकीकत नहीं है। पहली बात तो यह है, ये देखने का तरीका होता है। देखिए, 116 करोड़ यहाँ हिंदू है, 22 करोड़ मुसलमान है। दोनों को मिलजुल के रहना है, तभी ये देश चलेगा। दोनों के अलग अलग पर्व हैं, उसमें विविधताएं हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तभी संभव होगा। पहले अब संभल पर आ जाते हैं। संभल में पिछले 6 दशक में कभी भी होली नहीं मनाई गई। खुल के लोगों ने आसपास अपने घरों में मना लिया, सड़कों पर लोग नहीं निकले। वहां का इतिहास है, वहां के हर वर्ष का। मैं कह रहा हूं, योगी सरकार आने के बावजूद थाने और प्रशासन ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसको जाके पढ़िए। जो अखबारों में स्थानीय विज्ञापन दिए हैं उनको जाके देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट। सेकंड बात, जिस शहर में 68 तीर्थ, 19 कुएं या तो दखल कर लिए गए, जमींदोज कर दिए गए, या उन पर पंडितों को मार के निकाल दिया गया, डर के मारे पूजा के कारण नहीं गए, वो विरक्त हो गए और वो सब खुदाई से निकल रहे हैं, वहां के बारे में आप सामान्य तरीके से डिबेट करेंगे तो परिणाम नहीं निकलेगा। अगर सांप्रदायिक हिंदू है तो हिंदू की आलोचना हो, लेकिन मुसलमान सांप्रदायिक है उसके बारे में नहीं बोलना, तो फिर उस कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना होगा। थर्ड बात पर आते हैं तो संभल की स्थिति देखिए ना भाई। अगर वहां से एक मोहल्ले से 200 हिंदू को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है 78 से 94 95 के बीच में, और दूसरे शहर में रो रहे हैं, उसमें करोड़पति लोग हैं जिनकी मिलें थी, वो बता रहे हैं क्या स्थिति पैदा कर दी गई और किस स्थिति में हमको वो शहर छोड़ना पड़ा है, और वो शहर छोड़ के भाग गए तो क्या स्थिति रही होगी शहर के। और वहां के एमपी के जो साहब के जो मोहल्ले हैं उनमें मस्जिदों में कांटियां, मतलब एक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां कोई इलेक्ट्रिक का मीटर लगा सके। आप कैसे बात कर रहे हैं? वहां का प्रशासन चलाना आसान नहीं होता है। हम यहाँ बाहर से बोल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना, हम लोगों ने भी कवर किया है इस स्थिति में, हमने वो स्थिति देखी। अब आते हैं थर्ड, उसके बयान पर। देखिए, उसका पूरे बयान जो है, उसको पूरे बयान को मैं कहता हूं ठीक से सुना जाए। अब मैं उसके बयान की कुछ पंक्तियां बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमानों का सम्मान करें, उस बयान में है, पूरा बोल रहा है वो। मुसलमान हिंदुओं का सम्मान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का करें, और जो भावनाएं तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, ये भी वो बोल रहा है। उसमें ये भी बोल रहा है अनुज चौधरी कि जिस प्रकार से ईद मनाते हैं, ईद में सेवैया खाते हैं, गले मिलते हैं, उसी प्रकार से होली है। तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, और थोड़ा कुछ हो जाए तो उसको सहन कर जाइए। लेकिन किसी को एकदम से दिक्कत है कि नहीं हमको रंग आना ही नहीं चाहिए, तो वो उस दिन बाहर न निकले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं मोहल्ले में निकलता हूं, मैं हिंदू हूं, चारों तरफ से लोग रंग डालने लगते हैं, तो क्या मैं गोली चलाने लगूं? मुझे रंग पसंद नहीं है। तो इस ढंग से इसको क्यों नहीं देखा जा सकता है कि बच्चे हैं, कोई चला रहे हैं रंग, उनको चलाने दिया जाए। नहीं, लेकिन अवधेश जी एक सवाल लेके, जो आपने जो कहा इस पर थोड़ा सफाई जानना चाह रहा था। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, जो कि मुस्लिम मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, स्कॉलर भी हैं। रंगरेज साहब, ये क्या ऐसा है क्या कि रंग से परहेज होता है? इस्लाम में ऐसा कुछ कहीं कहा गया है, या फिर जुम्मे के दिन जब सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं तो उस वक्त उस पर रंग नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या नियम? मैं समझना चाह रहा था आपसे।
देखिए, ये नियम तो है बिल्कुल भी, जो है होली का पर्व जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो अपना मनाते हैं। उसमें किसी को भी खलल डालनी नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से अनुज कुमार ने, जो आपने देखा होगा, जो संभल में दंगा हुआ था, किस तरीके से गोली चला रहा था। नहीं, उस पे आऊंगा मैं आपसे ये समझ रहा हूँ कि क्या मुस्लिम मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ सर, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। उसकी तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, इस्लाम को आप समझते होंगे, क्या इस्लाम में इस बात पे मनाही है? बिल्कुल मनाही फराज है। साहब कुछ बोलना चाहते हैं। फराज साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं, आप ही बोले। देखिए लक्ष्मण जी, क्या है कि इस्लाम में इससे बड़ी किताब कोई नहीं है जो मेरे हाथ में, ठीक है। मैं एक रेफरेंस आपको दूंगा कि अभी एक बरेली के मौलाना साहब थे, उन्होंने मोहम्मद शामी के बारे में एक जिक्र किया कि उसने रोजा नहीं रखा तो वो अपराधी है। अब मैं यहाँ पे मेहरुद्दीन साहब से पूछना पड़ूंगा कि कुरान बड़ा है या वो मौलाना साहब बड़े, क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में रोजा ना रखने की कुरान में पूरी तफसील से बताया गया है कि अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है, कोई बीमार है, या वुमेन के साथ एक दो चीजें जो होती हैं अगर वो हैं, तो उस केस में रोजा। हालांकि इन्होंने साफ कर दिया मेहरुद्दीन साहब को इस्लामिक स्कॉलर नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक। लक्ष्मण जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं भी कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। मैं तो रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ, गीता जी भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत शौक है मुझे। तो क्या है कि देखिए माहौल बनाया जाता है। वो मौलाना साहब आए और उन्होंने बोला कि कुंभ की जमीन जो है वक्फ की है। अरे क्या सरफिरे बयान दे रहे हो आप तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो, वो इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप लूज बॉल फेंकेंगे और वो छक्का मारेगी। तो कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि मोहम्मद शामी ने गुनाह किया। आयत नंबर 185 सूरह बकरा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, जहां तक होली खेलने की आपने बात बोली। मैं तो साहब कुरान को वो मुसलमान हूं जो अल्लाह का शुक्र 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूं, रोजे रखने की कोशिश करता हूं कि गुनाह ना हो। मुझे कुरान में कोई दिखा दे कि रंग के वहां पर लिखा हुआ है कि रंग लगाए जाने पर आपका गोश्त काट दिया जाएगा, मैं तो कुरान को मानूंगा। तो देखिए क्या है लक्ष्मण जी कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से फौरन वो लोग कैच कर लेते हैं। अब रही बात होली, विनोद बंसल साहब के पास जाऊंगा। अंग्रेज साहब अपनी बात थोड़ी संक्षिप्त में कंप्लीट कर, बीच में आपको रोक दिया था। मेहरुद्दीन साहब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर विनोद जी के पास। जो जितने भी हमारे देश के संस्थान हैं, उनमें जो भगवाकरण लगातार 2014 के बाद से हुआ है, तो हम तो इन सब चीजों को कंडेम करते हैं और हम कह रहे हैं कि अनुज चौधरी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तुरंत उनको वहां से हटा देना चाहिए। जिनके शासन में जिस तरीके से वो वहां पर थे, सीओ थे, उस दौरान दंगा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को अभी तक आपने वहां पर बनाए रखा है, तो ये दिखाता है कि संरक्षण जो है वो भाजपा की तरफ से उनको मिल रहा है और उनका समर्थन करते हुए योगी जी भी नजर आ रहे हैं। जिनके साथ उसके जब वो वहां पर मौजूद हैं और उस दौरान दंगा हो जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत हटा देना चाहिए था, क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए था। विनोद बंसल जी, एक बात अभी अवधेश जी ने कहा था, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि संभल एक ऐसी जगह है जहां पे कई सालों से होली नहीं मनाई गई है, और इस बीच मैं ये देख रहा था कि संभल में विश्व हिंदू परिषद जो है घर घर वहां पे गुलाल बांट रहे हैं। तो क्या इस पर क्या इरादा है आप लोगों का? नहीं लक्ष्मण जी, दो बातें। देखिए 1978 के बाद से वास्तव में जिस तरह से 1978 में हमारे ऊपर हमले हुए थे, नरसंस हत्याएं हुई थी, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। आपको पता है कि 180 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, और उसके बाद जो है ना वो होली को पूरी तरह से एक तरह से भूल ही गए थे। और उसके बाद जिस तरह से संभल का नाम आप बता रहे हैं, भीमनगर जो है ना, वो भी सबको पता है कि किस तरह से 2012 में उसको चेंज कर दिया गया। और एक और बात बताऊं आपको, देखिए जिस तरह से कूप और उनकी बात करी है उन्होंने अवधेश जी ने, वो सब स्पष्ट सब साक्षात दिख रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार कि इस बात से चिढ़ क्यों है। जो त्योहार, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, एक तरह से बड़े त्योहारों में आता है, उन त्योहारों पर अगर हम एक संभल में, जो कि हमारा एक अवतार का स्थल भी है और बड़ा एक धार्मिक और तीर्थ स्थल है, वहां पर हम होली न मना सकें, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है लक्ष्मण जी। और उसके पीछे ये कारण है, इसी कारण जो है ना वो जो हमारे सीओ साहब ने इस तरह का बयान देना पड़ा। आखिरकार क्या जरूरत थी भाई। और एक और बताता हूं आपको, पिछले 3 दशकों पूर्व अगर आप बात करते हैं, 3-4 दशकों पूर्व, मैं भी मुसलमानों के साथ होली खेलता था, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन जब से तबलीगी जमात का जो ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से गोल टोपी और हरा गमछा और ओछा पजामा वाले लोग जो ना बार बार जगह जगह बिखर गए और उन्होंने सारा कट्टरवाद इस्लाम के अंदर घुसा दिया और आतंकवाद की तरफ बच्चों को प्रेरित करने लग गए,
तब से जाकर के ये धार्मिक जो मजहबी कट्टरता है वो लगातार बढ़ी है। हिंदुओं के प्रति द्वेष, नफरत और उनके ऊपर हमला करने की जो प्रवृत्ति है, उसके मैंने आंकड़े अभी नवंबर में जारी किए थे लक्ष्मण जी। आपको याद होगा नवंबर में हमने एक आंकड़े पूरे मीडिया को जारी किए थे कि पिछले 10 महीने में कितने सारे हिंदुओं पर हमले हुए। आपको बताऊं 400 के करीब घटनाओं को मैंने पूरा सिलसिलेवार जिक्र किया था, जिसमें से 77 ऐसी घटनाएं थी जो हिंदू त्योहारों पर हुई थी, हिंदू तीर्थ यात्राओं पर हुई थी। आप देखिए उन 77 घटनाओं में से लगभग दर्जन में घटनाएं होली की थी और वो पिछले वर्ष की थी, पुराना नहीं था मामला वो। तो पिछले वर्ष जब 1 दर्जन स्थानों पर भारत में वो घटनाएं थी जो प्रकाश में आई थी, तो आखिरकार इस पुलिस प्रशासन शासन की क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगली होली जो आने वाली है वो शांतिपूर्ण रहे, सह-अस्तित्व के साथ रहे, सब एक दूसरे का ध्यान करें। आपको याद होगा कि बंगाल के अंदर हमें पिछले लगभग 3-4 वर्षों से लगातार अपने त्योहारों को मनाने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। बराबर हम उसको जाते हैं, लेकिन शरद प्रधान जी जैसे लोग कोई नहीं बोलते उसमें कभी क्यों जा रहे हो भाई, और ये जो सरकार क्यों नहीं मनाने दे रही। आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने पूजनी सरसंघ चालक जी का जिक्र किया, हमेशा से उनको गाली देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पूजनी सरसंघ चालक जी की आज इन्होंने बड़ी तारीफ करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कम से कम कभी तो सही। और आप देखिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी जिसको कहते हैं लोग, वो पार्टी जो है ना आजकल रामचरितमानस की और गोस्वामी तुलसीदास की बात करने लगी, कितनी बढ़िया सुखद बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जो संबल में जो कुछ हो रहा है, जो संबल में जो कुछ हुआ उसको खत्म करके अब जो आगे आने वाला समय है उसको साथ लेके चलें। मैं कहता हूं गुलाल अगर आपको लग जाए तो क्या तकलीफ है भाई। मैं भी तो कहता हूं अभी अगर मान लो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ, आखिरकार होली किसका त्योहार है? क्या हिंदुओं का त्योहार अकेला? नहीं, ये भारतीय संस्कृति का, सामाजिक समरसता का, देश की एकात्मता और एकता का एक प्रतिबिंब त्योहार है। मैं कहना चाहता हूं लक्ष्मण जी, इसमें कोई द्वेष होना ही नहीं चाहिए। ये तो द्वेष मिटाने का त्योहार है, ये तो सबको गले लगाने का त्योहार है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूं, आखिरकार सीओ साहब को ये बात क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने देखा कि 180 लोग कैसे मर गए, शासन प्रशासन की नाकामी और नकारापन के कारण मरे ना। आखिरकार वो जो जिहादियों को तुष्टीकरण की नीति के कारण मरे ना, हिंदुओं को 2वें दर्जे का नागरिक जहां बना के रखा गया तो उसके कारण मरे ना। अब अगर शासन प्रशासन खड़े होकर के ये हिम्मत के साथ कह रहा है कि नहीं, होली भी मनाइए और आप ईद भी अपना नमाज भी पढ़िए, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बयान की जहां तक बात है, देखिए पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल एंगल से बयानों को एनालाइज करने की आदत है। लेकिन विनोद बंसल जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि शासन प्रशासन खड़े होकर ये बोले कि सभी धर्म अपने अपने त्योहारों को मनाइए, हम शासन में, हम प्रशासन में, हम व्यवस्था बनाए रखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फराज किदवई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। फराज किदवई साहब। जी, अरे 20 सेकंड लक्ष्मण राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से कुछ उन्होंने बोला नहीं। आपको ये नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़िए, अरे सुनिए आप मस्जिद में मत जाइए। अरे विनोद जी सुनिए, आप रामचरितमानस मत पढ़िए। सर सुनिए, लेकिन मुझे बताइए कि होली पर फतवा जारी किसने किया? अभी किदवई साहब कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है। मैं नहीं, किदवई साहब एक बात सुनिए, मैं कहता हूं दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि नहीं इसके बारे में? होली इस्लाम का त्योहार नहीं है। इस्लाम के अनुसार जो है होली नहीं मनानी चाहिए। अगर कोई मनाता है तो उसको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाता है। ये कई बार देखा गया, फतवा जारी किया बाकायदा। आप सुनिए, देखिए लक्ष्मण जी, अभी विनोद बंसल जी ने कहा, वैसे इनकी बातों में जो है ना हमेशा जिहादी सब यूज किया करते हैं, उसका हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इन्होंने अभी कहा गोल जालीदार टोपी, हरा गमछा जो लोग जिहाद करते हैं ना जी, इसलिए मैं जिहादी बोलता हूँ। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, मना कर दिया, मैं जिहाद नहीं करता। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, अगर आप कहिए तो लक्ष्मण जी मैं जा सकता हूँ। नहीं, बोलिए विनोद जी, इनकी बात को पूरी करने दीजिए। आपको बोलने बोलिए। नहीं, अगर आपको बोलने का मादा नहीं है, धमकी दे के जाना चाहते हो जाइए। ऐसे आप विनोद बंसल जी नहीं करते। चलो आप इसी बात पर आ जाइए। मैं जाहिलों के मुंह नहीं लगता हूं। बोलते हैं आप जिहाद करते हैं, मैं जाहिलों के मुंह नहीं लगता हूं। अरे बंसल साहब को दंगा कराने का शौक है। नहीं, जाहिल कौन है ये तो वो सीएनबीसी के दर्शक जान रहे हैं। हाँ बिल्कुल जानते हैं, अच्छी तरह से कौन है और जाहिलियत के साथ कौन बोल रहा है। आप मुझे बताइए जिहाद किसको कहते हैं? और नहीं, मुझे बताइए आप जिहाद करते हैं कि नहीं करते? आप बोलिए जिहाद बुरा है और आपको जिहादी नहीं बोलना चाहिए, आप बोलिए ना। हो गया, हिम्मत है तो बोलिए। एक मिनट, ठीक है बंसल जी शांत हो जाइए। अब फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए। बंसल आप शांत हो जाइए, फराज किदवई साहब बोलेंगे। फराज साहब, इनकी सिर्फ एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जो लोग गोल टोपी लगाए रहे होते हैं, हरा गमछा डाले होते हैं, ये जिहादी होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये जरा फोटो में बताइएगा लक्ष्मण जी, 2 लोग कौन है? थोड़ा सा आप ही बता दिए, हम देख नहीं पा रहे हैं।
थोड़ा मेरी आंखें कमजोर हो मैं गई कहता हूँ नहीं, आप जिहाद करते हैं मेरी कि नहीं आंखें करते, कमजोर हो बताओ गई। ना। थोड़ा सा बता अरे आप दिए जिहाद करते हैं कि नहीं करते? लक्ष्मण जी, ये कौन लोग हैं? भाई प्रवक्ता मुझे बताइए ना भाई साहब। नहीं लक्ष्मण जी, कौन लोग हैं? बंसल जी भी देख ही रहे हैं। ये हम नहीं पहचान पा रहे, मेरा चश्मा थोड़ा नहीं, दूसरा है। मुझे ये बताइए दो आप कौन जिहाद लोग करते हैं कि नहीं करते, पहले ये बताइए। ये दो कौन लोग आपने हैं? कहा ये मुझे दो जिहाद कौन मत लोग हैं? बोलिए, ये मुझे नहीं, बताइए मैंने आप बिल्कुल जिहाद नहीं कहा। करते हैं कि नहीं करते? अरे नहीं, भाई, हम लोग थोड़ा सा फराज की दवाई साहब थोड़ा सा फराज की दवाई साहब बंसल साहब हम लोग थोड़ा सा मुद्दे पे रहते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये सारा मामला इसलिए ज्यादा जोर पकड़ता है कि मामला संभल से उठता है और बिहार तक चला जाता है, जहां पे चुनाव होने वाले हैं। वहां के भी विधायक ऐसे ही बयान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस पूरे मामलों को राजनीतिक रंग दिया जाता है और राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जाता है। ये इसका मकसद, ऐसा लोग इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, क्योंकि ये मामला संभल तक रुकता नहीं है। राकेश जी, देखिए लक्ष्मण जी, दो बातें हैं। एक तो अनुज चौधरी का बयान या विधायक का बयान गलत है या व्यक्ति गलत है जिसने बयान दिया है। अनुज चौधरी को बयान नहीं देना चाहिए या जो बयान दिया है वो बयान नहीं देना चाहिए था। इन दोनों बातों को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की आपत्ति है कि बयान अनुज चौधरी न देते, एसपी रंगरेज साहब आपके पास आ रहा हूं, देते, चीफ जस्टिस देते, राकेश त्रिपाठी देते तो ठीक होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति ने जो बात कही ना, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, कही गई बात पर आपत्ति क्या है। मैं बहुत आग्रह के साथ पूछूंगा, चाहे फराज साहब हो, चाहे मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हो, चाहे शरद प्रधान जी हो, कि उनके कहे गए बयान में आपत्ति क्या है। अनुज चौधरी ने बयान दिया, अगर आप ये कह रहे हैं और वो सर्विस कंडक्ट के विरुद्ध है तो पूरी तरह से गलत है। आपको नई जानकारी है कि इस समय एसओ को जो थाना इंचार्ज होते हैं ना, थाना इंचार्ज को भी रोज बयान देने के लिए बाकायदा अधिकृत किया गया है और रोज अब पुलिस के हैंडल्स हैं जिनको ट्वीट्स करके हर घटना के बारे में जानकारी देनी होती है, अपील करनी होती है। बाकायदा यूपी पुलिस तो इस समय कार्टून्स बना करके तरह तरह से जागरूक करने का प्रयास करती है, तरह तरह से कम्युनिकेट करने का प्रयास करती है। जब कम्युनिकेट करने की नई नई विधाएं हमारे साथ सामने आ चुकी हैं, जब विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल हमारे सामने हैं, वेब पोर्टल्स हमारे सामने हैं, माइक आईडी हमारे सामने है, कैमरे हमारे सामने हैं, तो हमको अपने आप को अपडेट करना होगा। इसलिए कर्मचारी नियमावली के आड़ लेकर के आप अनुज चौधरी पर हमला करने का प्रयास मत करिए। अनुज चौधरी ने जो कहा है उसमें गलत क्या कहा है उसको लेकर के अपनी आपत्ति बताइए। बरेली के दरगाह, जो आला हजरत दरगाह है ना, उसके जो इमाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि इस्लाम में हराम है रंग खेलना। अब इस तरह की बातें जब तमाम इस्लामिक धर्मगुरुओं की ओर से, बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स की ओर से, मुसलमानों की ओर से जब ये बातें कही जाती है ना, तो आम मुसलमान को लगता है कि रंग अगर पड़ जाएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मेरा मजहब खतरे में पड़ जाएगा। और इसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं और ये प्रतिक्रिया सांप्रदायिक हिंसा के रूप में दिखाई पड़ती है, दंगे के रूप में दिखाई पड़ती है। फराज साहब संक्षिप्त में कमेंट करके फिर ब्रेक पे जाऊंगा कि जिनको अगर इस बात की आपत्ति है वो सुनिए। अरे सुनिए, देखिए क्या है कि अभी राकेश जी ने जिन रजवी साहब का जिक्र किया है, मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट उन्हीं के बयान से किया था कि ये वही मौलाना है जो बोल रहे थे कि कुंभ की जमीन जो है वो वक्फ की है। हम उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं, वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो लगता है बीजेपी के एजेंट हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट लगते हैं। मैं भी मानता हूं बीजेपी के एजेंट। कि देश के मुसलमान निकले और अगर रंग पड़ जाए तो उस पर आपत्ति न जताएं। आप अपील करिए कि देश के मुसलमानों पर अगर रंग पड़े तो बिल्कुल इस पर आपत्ति व्यक्त न करें, इस पर झगड़ा झंझट न करें। बिल्कुल, क्या ये अपील कोई करेंगे? क्या मुस्लिम समुदाय के कोई नेता, इमाम इस बात की अपील करेंगे? या फिर एक महत्वपूर्ण सवाल जो त्रिपाठी जी ने उठाया कि इस बयान पे आपत्ति है कि बयान देने वाले पे आपत्ति है, और तीसरा सवाल जो मैं पूछा था उसका जवाब दिए नहीं त्रिपाठी जी, वो ये कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया जाता है, खासतौर से जहां चुनाव होने बिहार जैसे राज्य में, वहां ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इन सारे सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संभल में होली मनाने को लेकर वहां के सीईओ ने जो बयान दिया है, उस बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। आखिर इस बयान के मायने क्या है? ब्रेक पे जाने से पहले राकेश त्रिपाठी जी ने दो सवाल काफी महत्वपूर्ण पूछे। पहला कि जिसने बयान दिया है उस बयान देने वाले शख्स को लेकर आपत्ति है, या फिर जो बयान दिया गया उस बयान को लेकर आपत्ति है। फराज किदवई साहब, आपने कहा था कि ये जो अधिकारियों के आचरण से जुड़े हुए जो नियम है उस नियम का उल्लंघन होता है, उसका जवाब वहां पे राकेश त्रिपाठी ने दिया है। तो एक दूसरा सवाल उठता है, क्या इस बयान को लेकर कोई आपत्ति है क्या? मैं आपके पास आऊं, उससे पहले शरद प्रधान जी के पास चलता हूं। शरद प्रधान साहब, किसी इस बयान पे कोई आपत्ति है क्या? भूल जाइए कि सीईओ ने दिया, डीएम ने दिया, एसपी ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, क्या ये बयान सही है या गलत है? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल ये राकेश त्रिपाठी जी ने उठाया। मेरी नजर में
ये बयान देने का अंदाज भी गलत है, बयान देने वाला भी गलत है। क्योंकि बयान सही है। बयान नहीं, बयान का कहने का भी तरीका होता है। अगर आप धमकी भरे अंदाज में कहेंगे या आप आरोप करते हुए कहेंगे, ये बयान ये नहीं जाहिर करता है कि आप बार बात करने दे। तो नहीं, बिल्कुल गलत है बयान। डर क्यों रहे हो आप? सीधा बोल दिया। अरे हम नहीं डर रहे भाई विनोद बंसल जी, आप तो झूठे आदमी हैं, आपसे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिवाय झूठ के आप पुरानी झूठी कहानी। अरे हम नहीं, पर्सनल अटैक करने लग गए। अरे मैं कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि नहीं आप पत्रकार है भाई, मैं आपको पत्रकार मानता हूँ। शरद जी, आप क्या पत्रकार भाई मानते नहीं, आपके मानने से नहीं रही है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका प्रश्न जलेबी क्यों बना रहे हो? अरे आप जलेबी ने सीधा प्रश्न किया और सीधा प्रश्न आपको आना में जवाब देना था। आपने पूरा ऐसे बना दिया। ये झूठा आदमी बोलता है, झूठे आदमी का काम यही है, झूठे आदमी के लिए सीएनबीसी के झूठे आदमी की बात का कोई जवाब नहीं देना। कम से कम सीएनबीसी के दर्शकों के लिए आपकी आदत है, आपकी आदत है। बयान गलत था क्या? आप कौन है? आप क्या गलती थी? आप जलेबी क्यों बना रहे हो? अरे आपको आदत है जलेबी। ऐसा करते हैं शरद प्रधान जी, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि ये विवादी न खड़ा हो जो आपने और बंसल साहब ने। मैं सवाल को आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर होली के दिन नमाज पढ़ने आप निकल जाते हैं, अगर आपके कपड़े पर रंग गिर जाता है तो आप बुरा ना माने। अगर आपको लगता है कि इस रंग से सख्त आपत्ति है तो आप 2:30 बजे के बाद निकले। ये लाइन कहना क्या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरीके से कहा गया था जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन उसने नहीं बोला। और विनोद बंसल जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब कोई सच बोलने वाला होता है तो ये बोलने नहीं देते, इनको आदत है बकवास करने की, बोलते रहेंगे खाली। बिना बयान पढ़े। अरे विनोद बंसल बाबू, आप भाई पढ़ के आए होंगे ना? अरे आप तो ठेकेदार हो, आपको करना नहीं पड़ा रखने की। इसमें अगर मगर क्यों कर रहे हो आप? अरे अगर नहीं कर रहे, सुन क्या रहे हो? सर जी, आप या तो कहो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो सीधा पत्रकार हूँ, और या फिर आप कहिए कि मैं पढ़ के आया हूँ। भैया ये बयान सही है गलत है? लक्ष्मण जी, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अवधेश कुमार जी, आपको लगता है कि इस बयान को और ज्यादा बेहतर तरीके से कहा जाता तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता? जैसे आपने कहा, जैसे बोला जाए तो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल सही होता है। बयान के नहीं वो सही है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा, ये इसको ट्विस्ट करके राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं लक्ष्मण जी। किसी के बयान को उन्होंने जब माइक के सामने बोला तो पूरा बयान बोला था ना, ये थोड़े कहा था कि हमारी एक पंक्ति चला दो। उन्होंने बयान दिया है कि मैं पीस कमेटी में था, वहां ये बातें हुई हैं, और वहां अब जाने दीजिए भाई। ऐसा है, सुनिए, पत्रकार को भी अपना विचार रखने का अधिकार है। देखिए ऐसे मत करिए, पत्रकार बंसल साहब किसी को बोलने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, बंसल साहब बोलने देंगे भाई। बंसल साहब आप पे बड़ा आरोप लग रहा है, आप एक मिनट शांत रहिए। शरद प्रधान जी आप भी शांत हो जाइए। अवधेश जी बोलिए, क्योंकि दो हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। अवधेश कुमार जी संक्षिप्त में बात अपनी रखिए। हाँ, एक लाइन तो बोलना ही पड़ेगा कि पत्रकार को भी अपना मत रखने का अधिकार है, और हमारे विपरीत भी बोल सकता है, हमारे पक्ष में भी बोल सकता है। हाँ, उससे उसकी पत्रकारिता खत्म नहीं होती है। हाँ, और उसका सम्मान होना चाहिए विचारों का। अब वो मान लीजिए गलत बोले तो खंडन करेंगे। मैंने खुद स्वयं बताया है, मैं उसके पूरे बयान को आपको पूरा बयान दिखाना चाहिए था। लंबा स्टेटमेंट है जिसमें फिर दोहरा रहा हूं। वो दोनों पक्षों से कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की संवेदनाओं का ध्यान रखें, दोनों एक दूसरे का सम्मान रखें। लेकिन होली का त्योहार है मिलने जुलने का, दूसरे लोग भी बड़ा हृदय दिखाएं, संवेदना दिखाएं। फिर वो कह रहा है कि अगर फिर भी थोड़ा बहुत पड़ जाए तो थोड़ा सहन कर जाओ भाई, लेकिन किसी को इससे भी आपत्ति है कि नहीं भैया एकदम नहीं करेंगे, तो वो कम से कम घर रहो, क्योंकि उस समय हम नहीं रोक। उनका यही कहना था कि उस समय अगर कोई फेंक देगा तो क्या करेंगे उसको। तो ये बयान मेरी दृष्टि से बिल्कुल एक संतुलित बयान था। आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक पंक्ति को निकाल के, हमारे देश की समस्या यह है कि एक समय जब भारतीय जनता पार्टी उभरी तो पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि थोड़ा हिंदू न करेंगे तो हमारा चलेगा नहीं। उसके आधार पर चीजें जमी नहीं।
तो फिर एक पुराना जो था कि मुसलमानों में आम मुसलमानों की तो बात करते नहीं ना भाई, इस बयान से मुसलमान का क्या बिगड़ेगा? उसके खाने पीने शिक्षा की कौन नेता आके बात कर रहा है? तो मुसलमानों में जो फराज किदवई साहब अपने बहुत ही सही सवाल आपने उठाया। फराज किदवई साहब, इस बयान को अगर मान लेते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात कि इसका राजनीतिक फायदा होता है क्या किसी को? देखिए, असर पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। ये तो एक सीओ साहब है, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि असम के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री, कि मैं तो एक कम्युनिटी का साथ दूंगा। गिरिराज सिंह बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारो। ये मंत्री लोग हैं। ट्रेन हादसे किसकी वजह से हो रहे हैं? मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। और तो छोड़िए, कंगना रनौत, इनकी जो एमपी हैं, जिनको 2014 के बाद ये एहसास हुआ है कि आजादी उनको अब मिली है, वो बोलती हैं कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। तो इन सबका जो ये स्टेटमेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और वो अधिकारी जिनको एमपी एमएलए बनने की तमन्ना है, वो शेखर कुमार यादव या वो कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज साहब जिन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था अपने ड्यू डेट से पहले, जिनको कि एमपी बनाया गया है, जिन लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उनको तो लगता है कि आज की इस कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में कहीं राकेश त्रिपाठी आगे निकल गए तो भैया हमको कहां से टिकट मिलेगा। तो ये जो लड़ाई है, ये सीओ साहब और राकेश त्रिपाठी के बीच की है। राकेश त्रिपाठी जी तो एक कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहे हैं, टीवी पर आकर के टाइम दे रहे हैं, तैयारी करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन सीओ साहब को क्या होगा कि उन्होंने एक बयान दिया कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में और योगी जी ने उसको चूज किया, उनके दिमाग में आ गया कि इसको एमएलसी बनाना है, इसको एमएलए का टिकट, और राकेश त्रिपाठी जी टीवी पर बेचारे बहस ही करते रह जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि ये आप राकेश त्रिपाठी जी को भड़का रहे हैं, वो भड़क रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी, ये मित्र है हमारे, हम इनके मुसलमान का नाम लेना अपराध है क्या? अगर मुसलमान ये समाजवादियों का एजेंडा बता रहे हैं अपना, किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी करती है, ऐसे चले आइए ना जी। लक्ष्मण जी, ये भी समझिए। अरे बंसल जी, एक मिनट। किसान आंदोलन में बलात्कार भी हुए, एफआईआर दर्ज हुआ, अरेस्टिंग हुई, उनमें हत्या भी हुई है, ये तो फैक्ट है। दूसरा, हाल में जो छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए उसमें पकड़े जाने वाले मुसलमान है, यहां से लेके महाराष्ट्र तक। उसका मतलब सारा मुसलमान नहीं होता है। तो मुसलमान अगर कोई अपराध में है तो उसका नाम लेना गलत कैसे हो सकता है? मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू हो तो नाम ले। तीसरा है कंपटेटिव कम्युनलिज्म या कंपटेटिव जो बात आप कर रहे हैं, वो तो आपके बीच है कि एक संभल के एक पूरा बयान उसका कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी को खलनायक बना रहे। एक सर्वे की टीम आई है, मान लीजिए विरोध भी करना था सर्वे का, तो ये 5000 7000 लोग उतना ईंट पत्थर पेट्रोल बम लेके कहां से आ गए थे 24 नवंबर को? और अखबार में चारों तरफ खबर आई है कि पूरा मोहल्ले मोहल्ले में अलग अलग शहरों में मीटिंग हुई, लोग ट्रकों से बस के भर के आए थे कि मारना है, और गोली तक चली है। इसके बावजूद हम कहे कि नहीं नहीं, मुसलमानों में तो फंडामेंटलिज्म है ही नहीं, तो फिर हम इस देश को जलाने का आधार भूमि और ऐसे तत्वों को प्रश्रय देने की ताकत पैदा कर रहे हैं। 20 सेकंड अवधेश जी से मैं ये पूछना चाहूँ, इस पूरी 45 मिनट की डिबेट में किसी एक व्यक्ति ने ये कहा हो कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है? तो आप बताइए, मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनिए, मैं बोलता हूँ भाई, 22 करोड़ मुसलमान है, 22 करोड़ मुसलमान है, सब क्यों दे रहे हो? अरे सुनिए, सुनते जाइए, थोड़ा मादा रखिए पत्रकार महोदय। लेकिन क्या है कि जब बिल्किस बानो के मादा तो आप भी रखिए, आप भी जो बात कर रहे हैं ना, आप भी तो एक तरफ आपकी अपनी पार्टी की समस्या है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, तो ये मुसलमानों का जो वोट है 19-20% आपकी क्या समस्या है? इसलिए जो है दूसरे की बात कर देते हैं, क्या समस्या है सर? आप तो पत्रकार हैं, आ जाते हैं। नहीं, हमारी जो समस्या है वो है हमारी समस्या। आपकी समस्या ये है कि आप पत्रकारी करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है नहीं, सेकुलर फंडामेंटलिज्म भी इस देश में है। सुनिए, सेकुलर फंडामेंटलिज्म भी इस देश में है, फंडामेंटलिस्ट है, भी इस देश में है। फंडामेंटलिस्ट है, सेकुलर फंडामेंटलिज्म जो है ना। राकेश त्रिपाठी जी, इस बहस को, इन लोगों के बहस को थोड़ा सा शांत दिया है, तो इसलिए मैं आपके पास आ जा रहा हूं। हालांकि जब ये बात लेकर के मैं पूछा था किदवई साहब से, तो उन्होंने कहा कि फर्क पड़ता है। दरअसल बयान देना, उस पर कोई बहुत ध्यान देता नहीं। सच पूछी तो सीओ ने बयान दे दिया होता, या फिर डीएम एसपी जो भी बयान दे दिए होते। लेकिन
डर इस बात का है कि इस बयान का राजनीतिक तौर पर जब इस्तेमाल किया जाता है ना, तब बाकी पार्टियों को बड़ी दिक्कत होती है कि इससे तो भाई तब तो पता चला कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप फायदे में रहेंगे, और बाकी लोग जो उठाते हैं उनको भी फायदा होता है कि चलो भाई इसको उठाएंगे तो हमें एक तबके के समर्थक मिल जाएंगे। बिहार में देखिए आरजेडी के तेजस्वी यादव किस तरीके से जोरदार तरीके से कहे किसी की हिम्मत है तो आके दिखाए ये बिहार है, एक विधायक की बात से क्या होता है। तो ये लग रहा था साफ तौर से कि हर कोई अपने अपने सेगमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और यही विवाद का विषय है। सही बात। देखिए लक्ष्मण जी, अगर अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति किसने उठाई? भारतीय जनता पार्टी ने उठाई क्या? समाजवादी पार्टी ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई, तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने उठाई, क्योंकि उनको लगता है कि इससे गोलबंदी की जा सकती है। और ध्रुवीकरण किसका किया जा रहा है? हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा क्या? हिंदुओं को तो जातियों में बांटना है। ये पीडीए की रोज लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुओं को कैसे जातियों में बांटा जाए, अजगर का नारा लेकर के आएंगे, भूरा बाल साफ करो का नारा लेकर के आएंगे। हिंदुओं को तो कैसे जातियों में बांटा जा सके उसके लिए तरह तरह के रोज प्रयोग करते हैं, उसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। लेकिन मुसलमानों को कैसे गोलबंद किया जाए, 18% वोट को कैसे एक साथ एक मुश्त ले आया जाए, उनके मसाइलों पर बात ना करो, कौम की अक़लियत की बेहतरी के लिए बात ना करो, उनके अधिकारों हक हुकूक के बारे में बात मत करो, लेकिन उनको एकजुट रखो और भाजपा से डराए रखो कि भाजपा की सरकार तुम्हारे लिए 2M दर्जे का नागरिक बना देगी। लेकिन हालांकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सीटों पर चुनाव जीत रही है जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य है, क्योंकि आज मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि उनको आवाज तो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके घरों में नल से जल तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं, आज उनको सुरक्षा का एहसास तो योगी जी दे रहे हैं, आज तमाम प्रकार की सुविधाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो ये इनका जो शिगुफा है, जो इनका फैलाया हुआ भ्रमजाल है, वो अब टूट रहा है और इसीलिए गोलबंदी करने के लिए तरह तरह के नए प्रयत्न रोज किए जा रहे हैं। ये कितने भी प्रयत्न करें, इन प्रयत्नों में कामयाब होंगे नहीं, सफल होंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर राजनीति करती रहेगी। ये अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति उठाएंगे, शेखर यादव के बयान पर आपत्ति उठाएंगे और बहुत चिंता है फराज साहब की कि राकेश त्रिपाठी का स्थान चला जाएगा। अरे पूछिए ना, अहमद हसन को क्यों आपने पार्टी से अपने मिनिस्टर बना दिया था? अहमद हसन ब्यूरोक्रेट नहीं थे क्या? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बनाने का काम किया है और क्यों नहीं आने चाहिए? क्या ब्यूरोक्रेट्स का राजनीति में आना या जजेस का राजनीति में आना या जर्नलिस्टों का राजनीति में आना, एडवोकेट्स का राजनीति में आना, ये नहीं होना चाहिए क्या? अखिलेश जी की तरह यही मान लें कि जो कुछ नहीं कर सकते वो राजनीति करें। इनका फराज साहब को जोड़ना चाहते हैं आप? संक्षिप्त रखिए, शो का समय खत्म हो रहा है। मैं बस यही जोड़ना चाहता हूँ। ये बोल रहे थे कि अभी राकेश जी ने क्या कहा कि हम हिंदू भाइयों को, हमारी पार्टी को नाम लिया इन्होंने कि जातियों में बांटना चाहती है। मनमोहन वैद जी ने क्या कहा था कि रिजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। अब पूरा हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो बड़ा आपका टाइम नहीं निकल जाएगा। मोहन भागवत जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि इस देश के दलितों के साथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 20 जून 2017 ये बिल्कुल झूठ है। रिजर्वेशन को लेकर कैसी कोई बात नहीं कही गई है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने आरक्षण हमेशा ऐतिहासिक आवश्यकता आरक्षण को लेकर के स्पष्ट तौर पर हमेशा कहते रहे। इस तरह का झूठ बोल करके रुकिए पूरी किताब लाइब्रेरी लेके बैठे हुए पूरी तैयारी के साथ आए फराज किदवई साहब, क्योंकि देश में ये कोशिश सारे सुनिए के साथ किताब है लेकिन पढ़ते नहीं है। ये मुश्किल तो यही है, ये कुरान रखते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। अब ये बोलने नहीं देंगे। अब ये विरोध मंथन ऐसा करिएगा फराज साहब, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, आप अपनी बात के पक्ष में हमारे CNBC आवाज के ट्विटर हैंडल पे जाके आपने जो किताब दिखाई है उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, ताकि बाकी जो वक्ता हैं उनको इस बात का प्रमाण कम से कम मिल जाएगा, तो वहां भी हम लोग अच्छी खासी बहस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपने हमारे शो में आए और बहुत ही तार्किक और बहुत ही तथ्यात्मक बातें आप लोगों ने रखी, और इसी उम्मीद के साथ कि होली शुक्रवार को मनाया जाएगा और बगैर किसी सामाजिक सौहार्द को बिगड़े हुए होली मनाई जाएगी। सभी धर्म अपने अपने धर्म के रस्म अदा करें यहाँ पे, और इसके साथ ही आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।